नमस्कार। नेपाल में संसद विघटन पर नेपाल की जनता काफी दुखी है और काफी गुस्से में भी है अपने नेताओं पर। दोस्तों, कभी कभी कोई घटनाएं देश हित के लिए भी होती है। नेपाल में संसद विघटन से नेपाल में कट्टर कम्युनिस्टवाद और क्रिश्चियन एनजीओ कमजोर पड़े हैं, जो कि नेपाल के लिए बहुत फायदेमंद रहा। पूरी वीडियो सुने, आपको क्रिश्चियन एनजीओ और कम्युनिस्टों का गेम समझ में आ जाएगा जो कि नेपाल में खेला जा रहा था। नेपाल की जनता को सच को जानना बहुत जरूरी है। देश में राजनीतिक जो अस्थिरता होती है उसके पीछे कहीं न कहीं विदेशी ताकतें जरूर होती हैं। इसलिए थोड़ा सा कम्युनिस्ट और एनजीओ का गेम समझ लीजिए। नेपाल में यदि संसद का विघटन नहीं होता तो नेपाल धीरे धीरे करके कुछ ऐसी ताकतों के कंट्रोल में जा रहा था जो नेपाल की महान सभ्यता को नष्ट कर देती। सबसे पहले तो दोस्तों, आप क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, लिबरल, अर्बन नक्सल का थोड़ा सा गेम समझ लीजिए। यदि आप ये समझ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप क्रिश्चियन और कम्युनिस्टों का गेम ही नहीं समझ पाते हैं। देखिए, भारत के साउथ में क्रिश्चियन एनजीओ जो हैं वो मुस्लिम संगठनों से मिले हुए हैं और भारत के नॉर्थ में क्रिश्चियन एनजीओ जो हैं वो कम्युनिस्टों से मिले हुए हैं। यही बात नेपाल पर भी लागू होती है। नेपाल में क्रिश्चियन एनजीओ जो हैं वो कम्युनिस्टों से मिले हुए हैं। कह सकते हैं कि भारत के नॉर्थ में और नेपाल में कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन एनजीओ की बहुत अच्छी दोस्ती है। अब आप कहेंगे कि क्रिश्चियन एनजीओ जो हैं वो कम्युनिस्टों से क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि क्रिश्चियन एनजीओ को अमेरिका चलाता है। नहीं दोस्तों, ये 100% गलत है। क्रिश्चियन एनजीओ जो चलते हैं वो वेटिकन सिटी के कहने पर चलते हैं और यूरोप के देश या अमेरिका क्रिश्चियन एनजीओ के सामने कुछ नहीं बोल पाता है या वेटिकन सिटी के सामने कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि वेटिकन सिटी को सभी देशों का समर्थन हासिल है। तो क्रिश्चियन एनजीओ ने क्या कर रखा है, किसी भी देश में या भारत या नेपाल में ईसाईकरण के लिए कम्युनिस्टों का सहारा ले रखा है। और आपने देखा भी होगा, कम्युनिस्ट लोग क्रिश्चियनिटी को ज्यादा मानते हैं। इंडिया में तो फिलहाल ऐसे ही हो रहा है। आज से 2 साल पहले चाइना की सीधी टक्कर थी क्रिश्चियन एनजीओ से, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन एनजीओ मिल चुके हैं। जहां अमेरिका, भारत या ब्रिटेन की सरकारें चाहती है कि भारत में या नेपाल में लोकतंत्र मजबूत रहे, वहीं क्रिश्चियन एनजीओ जिनको वेटिकन सिटी का समर्थन हासिल है, कम्युनिस्टों का समर्थन हासिल है, वो चाहते हैं अब नेपाल से लोकतंत्र समाप्त हो जाए। देखिए दोस्तों, इन्होंने हिंदू देश से नेपाल को लोकतंत्र बनाया, फिर भी इनकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जनता की आवाजें उठने लग गई। तो इन्होंने अब क्या कर दिया, पूरा प्लान ही चेंज कर दिया है। अब ये नेपाल में चाह रहे हैं कि एक दलीय शासन प्रणाली लागू हो, ताकि उस देश की जनता आवाज ना उठा पाए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब नेपाल में ईसाईकरण तेज हो रहा था तो उस समय नेपाल की बहुत सारी जनता ने इसका विरोध किया, क्योंकि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है। इसलिए नेपाल यदि एक दलीय शासन प्रणाली के तहत चलेगा तो ये एनजीओ नेपाल में कुछ भी करेंगे, कम्युनिस्ट नेपाल में कुछ भी करेंगे, तो जनता आवाज नहीं उठा पाएगी, क्योंकि देश में एक दलीय शासन प्रणाली है। तो अब कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन एनजीओ जो हैं उनके बीच क्या सहमति बनी है नेपाल को लेके कि नेपाल को किसी भी हाल में लोकतंत्र व्यवस्था नेपाल से समाप्त करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये 100% सही है,
क्योंकि मैं अकेला ऐसा विश्लेषक नहीं हूँ जो ये कह रहा है। हम बहुत छोटे विश्लेषक हैं। बड़े बड़े विश्लेषक लोग भी यही मानते हैं कि 2018 के बाद नेपाल में कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन जो एनजीओ हैं वो मिल चुके हैं। पहले हिंदू राष्ट्र से नेपाल को लोकतंत्र देश बनाना, उसके बाद लोकतंत्र से नेपाल में एक दलीय शासन प्रणाली लाना, यानी लोकतंत्र को समाप्त कर देना। मैं ये नहीं कहता कि नेपाल में जो कम्युनिस्ट हैं उनको पूरा का पूरा चाइना का समर्थन हासिल है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन नेपाल में या इंडिया में जो कम्युनिस्ट लोग हैं ये लोग क्रिश्चियन एनजीओ का ज्यादा साथ देते हैं। यदि नेपाल में संसद भंग नहीं होती तो धीरे धीरे नेपाल में लोकतंत्र कमजोर पड़ता जा रहा था और प्रधानमंत्री ओली विद्यादेवी भंडारी के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे अध्यादेश पास करने वाले थे या कर रहे थे जो नेपाल की अन्य राजनीतिक पार्टियां पूरे तरीके से कमजोर पड़ जाए। और लगातार यदि ऐसा चलता रहता तो लगभग 2 साल बाद नेपाल की गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के अन्य राजनीतिक पार्टियों पर कई प्रकार के आरोप लगा के नेपाल की अन्य छोटी मोटी राजनीतिक पार्टियों को समाप्त कर देती और फिर होता नेपाल में एक दलीय शासन प्रणाली लागू, यानी एक पार्टी का राज, और वो पार्टी होती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। क्योंकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रपति का भी समर्थन हासिल है और सेना का भी समर्थन हासिल है, क्योंकि सेना तो राष्ट्रपति के अंडर में होती है। नेपाल में जो संसद का विघटन हुआ है उससे नेपाल को क्या फायदा हुआ कि नेपाल की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो बच गई। नहीं तो यदि संसद का विघटन नहीं होता तो आने वाले 2 या 3 साल के भीतर ही भीतर नेपाल में लोकतंत्र जो प्रणाली है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती और नेपाल एक पूरा कम्युनिस्ट देश बन जाता। और आप जानते हैं कम्युनिस्ट देशों में जनता को बोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं होती है, और जब बोलने की इजाजत नहीं होती नेपाली जनता को तो उसके बाद एनजीओ का खेल और तेजी से चालू हो जाता नेपाल में। हमारा मानना है कि नेपाल में जो संसद का विघटन हुआ है वो नेपाल के हित में ही रहा है। अब नेपाल की जनता सोचेगी कि ये हमारे हित में बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, परिस्थितियां चेंज हो चुकी है। कम्युनिस्ट और बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो आपस में मिल चुके हैं। अब स्थिति पुरानी वाली बिल्कुल नहीं रही, अब नई स्थिति बन चुकी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कम्युनिस्टों से हाथ मिला लिया है। तो नेपाल में जो संसद का विघटन हुआ है, इस विघटन ने नेपाल की लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, व्यवस्था है, उसको बचाया है। और आज के दिन में लोकतंत्र से अच्छी कोई भी प्रणाली मौजूद नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि नेपाल की जनता कम्युनिस्टों को ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि नेपाल की जनता अभी तक लिबरल, अर्बन नक्सल, कम्युनिस्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इनका गेम नहीं जानती है। पहले ये आपस में दुश्मन थे, लेकिन अब ये आपस में मिल चुके हैं, क्योंकि इनके आपस में मिलने से कम्युनिस्टों का भी जो स्वार्थ है वो पूरा होता है और बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनके भी स्वार्थ पूरे होते हैं। इसलिए कम्युनिस्टों, क्रिश्चियन एनजीओ ने आपस में हाथ मिलाया। आने वाले समय में आप देखेंगे कि नेपाल के विश्लेषक भी यही बात कहेंगे। दोस्तों, नेपाल में जो भारत, चीन, अमेरिका, क्रिश्चियन एनजीओ, कम्युनिस्टों का टकराव चल रहा है उसके बारे में सबसे पहले हमने 2016 में इंडिया एंड द पाकिस्तान नाम के चैनल से बताया था कि उस समय कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन एनजीओ में टकराव चल रहा था। और हमारे बाद नेपाल के बहुत सारे विश्लेषकों ने, सुरेंद्र केसी, देवेंद्र नेपाली जैसे लोगों ने
इसकी जानकारी नेपाली जनता को दी। अब हम ये आपको बता रहे हैं कि परिस्थितियां पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। कम्युनिस्टों ने क्रिश्चियन एनजीओ से हाथ मिला दिया है। कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन एनजीओ हाथ मिलाते हैं तो ये भारत के लिए, नेपाल के लिए, अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए या लोकतंत्र देशों के लिए बहुत भारी नुकसानदायक है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका भी तो क्रिश्चियन कंट्री ही है। नहीं दोस्तों, अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री जरूर है, लेकिन अमेरिका का कम्युनिस्टों से 36 का आंकड़ा है और कहीं न कहीं अमेरिका भी वेटिकन सिटी के प्रेशर में रहता है। आपको पता होगा कि वेटिकन सिटी एक बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, परिस्थितियां चेंज हो चुकी है। कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन एनजीओ मिल चुके हैं और नेपाल में जो संसद का विघटन हुआ है उसने नेपाल की लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसको बचाया है। इसलिए नेपालियों को दुखी नहीं होना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संसद का विघटन हो गया, हमारा देश अस्थिर हो गया। नहीं दोस्तों, आपके यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था बच चुकी है। नहीं तो ऐसे लग रहा था कि नेपाल में लोकतंत्र बचता भी है कि नहीं बचता है। हम ये नहीं कहते कि कम्युनिस्ट पूरी तरीके से खराब होते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट नास्तिक होते हैं। यदि आपका देश कम्युनिस्ट बन जाता है तो यहाँ कुछ भौतिकीय विकास जरूर करेगा, लेकिन नेपाल अपनी प्राचीन महान सभ्यता को खो देगा। दुनिया में सभ्यताओं की लड़ाई चल रही है। आपको जो कुछ भी सीमा विवाद के टकराव दिखाई देते हैं वो कहीं पर भी सीमा विवाद के टकराव नहीं होते हैं। सीमा विवाद को जानबूझ के टकराव का मुद्दा बनाया जाता है। उसके पीछे की राजनीति होती है सभ्यताओं की लड़ाई या व्यापार की लड़ाई। जैसे आपको भारत और चीन में सीमा विवाद की लड़ाई दिखाई देती है, दरअसल ये सीमा विवाद की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये है व्यापार की लड़ाई, प्रभाव की लड़ाई। धन्यवाद दोस्तों। और नेपाल में संसद विघटन नेपाल के हित में ही रहा है। नेपाल में लोकतंत्र व्यवस्था बच चुकी है। नहीं तो आने वाले 3 साल 2 साल के भीतर ही भीतर यदि संसद का विघटन नहीं होता तो नेपाल में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं बचता।